नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पश्चिमीकरण की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे और आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। पश्चिमीकरण की अवधारणा प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है। उन्होंने साल 1956 वर्ष 1956 में फॉर ईस्टर्न क्वालिटी पत्रिका में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण पर एक नोट नामक निबंध में इस अवधारणा का इस्तेमाल किया था और इसके पश्चात यह निबंध उनकी किताब कास्ट इन इंडिया 1962 में प्रकाशित हुआ। भारतीय समाज में परिवर्तन की जो अनेक प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया के अंतर्गत पश्चिमीकरण भी सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में देखने में आती है। पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया है जो पश्चिमी संस्कृति से उत्पन्न होने वाले प्रभावों, परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। पश्चिमीकरण का संबंध सामाजिक परिवर्तन के एक ऐसे बाह्य कारक से है जिसने भारतीय समाज के सभी पक्षों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, उनमें परिवर्तन उत्पन्न किया है। पश्चिमीकरण एक व्यापक धारणा है जिसमें नगरीकरण, प्रौद्योगिकी विकास के अतिरिक्त एक विशेष विचारधारा और आधुनिक मूल्यों के कारण भारतीय समाज में जो परिवर्तन हुए हैं वह सब समाहित हैं। पश्चिमीकरण का अर्थ दो संदर्भों में स्पष्ट किया जाता है, एक संकुचित अर्थ और दूसरा उसका व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में पश्चिमीकरण का तात्पर्य भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान यहाँ उत्पन्न होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों की उस प्रक्रिया से है जो इंग्लैंड की सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं, उनकी विशेषताओं के प्रभाव का परिणाम थी। व्यापक अर्थ में पश्चिमीकरण का तात्पर्य पश्चिम के किसी भी देश के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों से है। इस अर्थ में पश्चिमीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी गैर पश्चिमी समाज की संस्थाओं, विश्वासों, विचारधारा, प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में पश्चिमी संस्कृति के अनुसार परिवर्तन होने लगता है। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में लिखा है कि भारत में 150 वर्षों से भी अधिक ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया। इसमें उन सभी परिवर्तनों का समावेश है जो प्रौद्योगिकी, विज्ञान, विभिन्न संस्थाओं, विचारधारा और मूल्यों के विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन के रूप में देखने को मिलते हैं। इस कथन के द्वारा एम.एन. श्रीनिवास ने यह स्पष्ट किया कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पश्चिमी ढंग से आधुनिक राज्य की स्थापना, जिसमें भूमि व्यवस्था, प्रशासन, कानून, परिवहन, संचार, शिक्षा और प्रौद्योगिकी सब शामिल हैं और जिन्होंने भारतीय समाज में एक नया स्वरूप भारतीय समाज की विशेषताओं को प्रदान किया। इसी के फलस्वरूप भारत की सामाजिक संस्थाओं, सांस्कृतिक संस्थाओं, आर्थिक संस्थाओं, चिंतन के तरीके तथा व्यवहार के ढंगों में व्यापक परिवर्तन हुआ है और इसी परिवर्तन की प्रक्रिया को उन्होंने पश्चिमीकरण का नाम दिया है। श्री योगेंद्र सिंह ने यह स्पष्ट किया है कि पश्चिमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से मानवतावाद तथा बुद्धिवाद जैसी विशेषताओं का समावेश है। इसका तात्पर्य यह है कि पश्चिमीकरण का संबंध केवल इंग्लैंड की संस्कृति के प्रभावों से नहीं है, बल्कि पश्चिमी संस्कृति में जिस मानवतावाद और बुद्धिवाद पर बल दिया गया है, उसी के प्रभाव की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण कहना उचित होगा। डॉक्टर योगेंद्र सिंह के शब्दों में मानवतावाद और बुद्धिवाद पर बल पश्चिमीकरण का प्रमुख अंग है, जिसने भारत में सामाजिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय, नवीन राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व का उदय होना पश्चिमीकरण के सह उत्पाद है। भारत में आज एक नई राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित होने के कारण हमारे चिंतन के तरीके, व्यवहार के ढंग, खान पान के ढंग, वेशभूषा और सामाजिक मूल्यों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं।
पश्चिमीकरण का अर्थ केवल इंग्लैंड अथवा किसी दूसरे पश्चिमी देश के रीति रिवाजों और जीवन शैली को ग्रहण कर लेना मात्र नहीं है। पश्चिमीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसमें अनेक मूल्यों और विशेषताओं का समावेश है। श्री एम.एन. श्रीनिवास की पश्चिमीकरण की अवधारणा के परिणाम स्वरूप इसकी अनेक विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। भारतीय समाज में इसके प्रभाव देखने में आते हैं। पश्चिमीकरण एक तटस्थ अवधारणा है। अपनी प्रकृति से पश्चिमीकरण एक तटस्थ अवधारणा है। इसका अर्थ यह है कि यह पश्चिम के प्रभाव से होने वाले किसी परिवर्तन को अच्छा या बुरा नहीं मानती, बल्कि केवल पश्चिमी संस्कृति के फलस्वरूप होने वाले भारतीय समाज में परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। डॉक्टर श्रीनिवास ने लिखा है कि पश्चिमीकरण शब्द नैतिक रूप से तटस्थ है। ये परिवर्तन के अच्छे या बुरे होने को सूचित नहीं करता, बल्कि इसका संबंध प्रत्येक उस परिवर्तन से है जिसमें पश्चिमी समाजों के अनुकरण का बोध होता है। पश्चिमीकरण एक व्यापक अवधारणा है। पश्चिमीकरण की अवधारणा काफ़ी व्यापक, काफ़ी विस्तृत है। इसमें पश्चिम के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन, भौतिक और अभौतिक परिवर्तन सम्मिलित हैं। इस संबंध में श्रीनिवास ने विचारों को स्पष्ट करते हुए कुप्पुस्वामी ने लिखा है कि पश्चिमीकरण का संबंध मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों से है। श्री कुप्पुस्वामी कहते हैं कि मैंने एम.एन. श्रीनिवास के विचारों का जो अध्ययन किया है उसके आधार पर मैं ये मानता हूँ कि पश्चिमीकरण का संबंध मुख्यतः 3 क्षेत्रों से है। पहला है व्यवहार संबंधी पक्ष, जैसे खान पान, वेशभूषा, शिष्टाचार के तरीके और व्यवहार के प्रतिमान आदि। ज्ञान संबंधी पक्ष, जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य आदि। सामाजिक मूल्य संबंधी पक्ष, जैसे मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता और समताकारी विचार। पश्चिम के प्रभाव से समाज के इन सभी पक्षों में होने वाला जो परिवर्तन है वह पश्चिमीकरण से संबंधित माना जाता है। पश्चिमीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में अनेक जटिल तथ्यों का समावेश है। ये प्रक्रिया केवल प्रथाओं, विचारों, जाति व्यवस्था, धर्म, परिवार और रहन सहन के होने वाले परिवर्तन, उन क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को केवल स्पष्ट नहीं करती, बल्कि इसका संबंध उन परिवर्तनों से भी है जो पश्चिम की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। यह प्रक्रिया इसलिए भी जटिल है कि इसने संपूर्ण भारतीय समाज को समान रूप से प्रभावित नहीं किया है। गांवों की तुलना में नगरों में और निम्न वर्गों की तुलना में उच्च वर्गों में पश्चिमीकरण का अधिक प्रभाव देखने में आता है। पश्चिमीकरण के एक निश्चित प्रारूप का अभाव है। पश्चिमीकरण का कोई एक प्रारूप अथवा आदर्श नहीं है। ब्रिटिश शासनकाल में पश्चिमीकरण का आदर्श इंग्लैंड का प्रभाव था। स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे भारतवर्ष के संबंध रूस और अमेरिका के साथ बढ़ते गए, वैसे वैसे हमारी प्रौद्योगिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं, जीवन पर इनका प्रभाव बढ़ता गया। पश्चिम प्रभाव से भारतीय समाज में होने वाले वर्तमान परिवर्तनों से ये बता सकना कठिन है कि यह प्रभाव इंग्लैंड का है, अमेरिका का है, रूस का है या किसी अन्य देश का है। स्पष्ट है कि हमारे देश में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया किसी एक देश के आदर्श पर आधारित नहीं है। पश्चिमीकरण का संबंध किसी सामान्य संस्कृति से नहीं है। पश्चिमीकरण का संबंध पश्चिम के जो देश हैं उनके प्रभावों से अवश्य है, लेकिन सभी पश्चिमी देशों की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं कुछ ना कुछ भिन्न होती हैं। पश्चिम की कोई सामान्य संस्कृति नहीं है और भारतवर्ष में इन मिलीजुली विशेषताओं का समावेश उनके संपर्क के परिणाम स्वरूप देखने में आता है। पश्चिमीकरण एक चेतन प्रक्रिया है। यह सच है कि पश्चिमीकरण से संबंधित अनेक विशेषताओं का व्यक्तियों के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वो चेतन रूप से भी ग्रहण किया जाता है और अचेतन रूप से भी ग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन मूल रूप से पश्चिमीकरण एक चेतन प्रक्रिया है। इसका अर्थ यह है कि हम जानबूझकर और चेतन रूप से पश्चिम संस्कृति की उन विशेषताओं को ग्रहण करते हैं जो हमें अधिक उपयोगी प्रतीत होती है। विशेषकर पश्चिम प्रौद्योगिकी, शिक्षा, समताकारी मूल्य को ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक होता है।
इस रूप में पश्चिमीकरण को एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह एक चेतन प्रक्रिया है जिसे जानबूझकर समाज के क्षेत्र विशेष के द्वारा स्वीकार किया जाता है। पर वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पश्चिमीकरण का प्रभाव व्यापक रूप से भारतीय समाज में, पूरे भारतीय समाज में देखने में आता है। अनेक मूल्यों का समावेश। पश्चिमीकरण में अनेक ऐसे मूल्यों का समावेश है जिनकी प्रकृति भारत के परंपरागत मूल्यों से काफ़ी भिन्न है। उदाहरण के लिए समानता, स्वतंत्रता, व्यक्तिवादिता, भौतिक आकर्षण, तार्किकता तथा मानवतावाद ऐसे सामाजिक मूल्य हैं जिन्हें पश्चिम संस्कृति में अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। परंपरागत मूल्यों की जगह पश्चिम के इन मूल्यों को ग्रहण करने की प्रक्रिया का नाम ही पश्चिमीकरण है। पश्चिमीकरण की यह अवधारणा समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। मेरे इस YouTube चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और शैक्षणिक महत्व के तथा प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।